Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Imran Shafiq, My name is Professor. इमरान शफीक और आज इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और आज के जो चैप्टर का नाम है वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़। तो आज हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ के मुतालिक डिस्कस करेंगे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ में क्या होता है और इसमें हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किस तरीके से मेंटेन करने होते हैं। तो इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें से पेपर में अक्सर औकात 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है। अभी पिछले साल 20 में से एक पेपर में 20 नंबर का क्वेश्चन आया है। 2003 से ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है चैप्टर और 2003 से ऑनवर्ड ये कोई 6 से 7 मरतबा आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल आ चुका है। तो आज हम उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी एक्चुअली है क्या। आपको पता है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर वर्क अंडर इट्स कॉमन सील। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून के तहत बनाया जाता है। इसकी मैनेजरियल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कानून के मुताबिक चलाया जाता है और जब इसको ख़त्म करना होता है तो इसका ख़ात्मा भी कोई इंसान कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, बल्कि एक लीगल प्रोसीजर है जो कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर बताया गया है। उस कानून के मुताबिक ही कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। लिक्विडेशन का मतलब है कंपनी का खात्मा, या इसको वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी भी कहते हैं। कंपनी को ख़त्म करने का जो प्रोसीजर होता है, जो तरीक़ेकार होता है, उसको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। अच्छा बेटे, जिस तरीके से कंपनी को कायम करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो कि कंपनी की फॉर्मेशन का काम करते हैं, उन्हें हम प्रमोटर्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब कंपनी को ख़त्म करने का प्रोसीजर होता है तो उसको भी ख़त्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग अपॉइंट किए जाते हैं, जिन लोगों को हम लिक्विडेटर कहते हैं। अब वो लिक्विडेटर फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉइंट किए जाते हैं। जब लिक्विडेटर अपॉइंट होंगे तो वो लिक्विडेटर क्या करेंगे कि एक लीगल प्रोसीजर के मुताबिक कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे सबसे पहले उनको मार्केट में सेल आउट कर देंगे। अब इसमें दो तरह के हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं और एक फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स तो ऑब्वियसली उसमें से जो कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, इसको तो सेल आउट नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी आपके पास कैश की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो कैश इन हैंड को और कैश एट बैंक को लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरे जो करंट एसेट होते हैं लाइक स्टॉक है, अकाउंट रिसीवेबल हैं या डेटर्स हैं, या उसके बाद आपके पास कुछ बिल रिसीवेबल्स आ जाते हैं या कुछ एडवांसेस की अमाउंट आ जाती हैं, तो उनको आपने कलेक्ट करना होता है। तो करंट एसेट्स आप इस तरीके से रियलाइज करते हैं। ऐसे ही बिजनेस के जितने भी फिक्स एसेट होते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी उनके पास पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, लैंड है, बिल्डिंग है, बिजनेस प्रेमिसेस हैं, या कोई भी इस तरह का फिक्स एसेट है जिसको मार्केट में सेल आउट किया जा सकता है, तो आप उसको मार्केट में सेल आउट करके उसके पैसे वो जो लिक्विडेटर होता है वो इकट्ठा कर लेता है। अब इसको लिक्विडेट करने का भी एक लीगल प्रोसीजर है। नॉर्मली लीगल प्रोसीजर क्या होता है कि आप एक बिड करेंगे, प्रॉपर एक अनाउंसमेंट करेंगे, वहाँ से नीलामी होगी, वो लोग नीलामी में हिस्सा लेंगे और फिर ये प्रोसीजर के मुताबिक जो है वो नीलामी की जाती है। अब इसमें जब कंपनी के सारे एसेट बेच लिए जाते हैं, वहाँ से जो पैसे इकट्ठे होते हैं, उन पैसों के जरिए फिर लिक्विडेटर क्या करते हैं, कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करते हैं वन बाय वन। अब कोई भी लिक्विडेटर अपनी मर्जी से लायबिलिटी नहीं पे कर सकता, ना कंपनी में लायबिलिटीज अपनी मर्जी से पे होती हैं। उसका एक लीगल प्रोसीजर बताया गया जिसके मुताबिक आपने कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करना है। अब वो लीगल प्रोसीजर क्या है कंपनी की लायबिलिटीज़ को पे करने का? सबसे पहले जब आप एसेट्स को सेल आउट कर लेते हो, तो एसेट्स को सेल आउट करने के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं, उन पैसों से सबसे पहले जो आपने पेमेंट करनी होती है वो आपने करनी होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या होते हैं? वो तमाम क्रेडिटर्स जिनसे आपने कर्जा लिया है या जिनसे आपने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, उनसे चीज़ें खरीदते वक्त या कर्जा लेते वक्त आपने कोई ना कोई सिक्योरिटी उनके पास रखवा दी है। लाइक आपने बैंक से कर्जा लिया तो आपने बैंक वालों से कहा जी ये बिल्डिंग है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये प्लेज करके मुझे इसके बदले में कर्जा दे दें। तो जब वो बैंक वाले आपको उसके बदले में कर्जा देंगे तो वो जो कर्जा आपने लिया है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपने वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है एसेट्स को सेल आउट करने के बाद।
अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, जहाँ पर हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर बात है पैसे होंगे ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन तभी होती है जब पैसे होंगे। तो जहाँ पर आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने पेमेंट करना है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट कर सकें तो इसके बाद किसी भी शख्स को पैसे नहीं मिलेंगे या किसी भी क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है कि आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद भी पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस आना है पैसे पे करने का वो होगा जी लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्या आप जो लिक्विडेशन पर खर्चे आते हैं आप उनकी पेमेंट करेंगे। फिर इसके बाद अगर पैसे आपके पास बच जाते हैं तो उसके बाद आपने जो पेमेंट करनी होती है वो आपने तीसरे नंबर पर पेमेंट करनी होती है लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन, यानी उसका मुआवजा। जो लिक्विडेटर आपके इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, जो एसेट बेच रहा है, एसेट्स को रियलाइज कर रहा है, वहां से पैसे इकट्ठे करता है, फिर आपकी लाइबिलिटीज पे कर रहा है, जाहिर बात है वो भी वर्किंग कर रहा है, उसको भी आपने मुआवजा देना है। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करने के बाद तीसरे नंबर पर जो पेमेंट होनी है वो लिक्विडेटर की रिम्यूनरेशन आपने पे करनी है, यानी लिक्विडेटर का मुआवजा आपने पे करना है। फिर चौथे नंबर पर आपने जो पेमेंट करनी है लिक्विडेटर की रिम्यूनरेशन देने के बाद वो आपने पे करने हैं जी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी वो क्रेडिटर्स जो पार्टली सिक्योर्ड हैं, मींस कि उसके ऊपर माइनर चार्ज है, कोई आपने थोड़ा बहुत उसको सिक्योर करवाया हुआ है, फ्लोटिंग चार्ज भी आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, यानी वो सारी लाइबिलिटी जिनके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज होता है वो नॉर्मली आपके पार्टली सिक्योर्ड के अंदर आते हैं। और ये नॉर्मली डिबेंचर्स होते हैं या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है जिसके ऊपर आपका पार्शली चार्ज होता है। बाज़ औक़ात उसने क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज है और ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, तो आप उसको पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कंसिडर करेंगे। अगर इसको पेमेंट करने के बाद भी पैसे आपके पास बच जाते हैं तो फिर आपने अगली जो पेमेंट करनी है वो प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। अब ये प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? ये नॉर्मली सन्ड्री क्रेडिटर्स में से ही लोग होते हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, या बिल्स पेएबल होते हैं, जिनको आप इनको पेमेंट करने के बाद प्रेफरेंस देते हैं पेमेंट करने के लिए, उन्हें हम प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं। और इनको पेमेंट करने के बाद भी अगर पैसे बच जाएं तो फिर आपने पेमेंट करनी होती है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, यानी वो क्रेडिटर्स जो कि सिक्योर्ड नहीं होते, जिनके अगेंस्ट आपने किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं रखवाई, आपने बस उनसे कर्जा लिया है अपनी बातों की बुनियाद पर या अपनी गुडविल की बुनियाद पर, या लोग आपको जानते थे, या आपने उधार पर चीजें परचेज कर ली, आपने किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं रखवाई और उन्होंने आप पर एतबार करके आपको उधार पर चीजें सेल कर दी हैं और किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, वो आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। और ये प्योरली सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जो आपके अनसिक्योर्ड होते हैं। अगर इनको पेमेंट करने के बाद भी पैसे बच जाए, यहां पर आप याद रखें, बार बार एक बात क्लियर कर दूं कि जहां पर आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद पेमेंट खत्म हो जाएगी। मसलन अगर लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन पे करने के बाद पैसे नहीं बचते तो आप नीचे पेमेंट नहीं करेंगे, यहीं पर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर बचते चले जाएंगे तो हम अगले स्टेप पे मूव करते चले जाएंगे। अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पे करने के बाद पैसे बच जाएं तो इसको पेमेंट करने के बाद जितने भी पैसे बच जाएंगे वो सारे के सारे पैसे आप पे कर देंगे शेयर होल्डर्स को। आपने शेयर होल्डर्स को उसकी पेमेंट कर देनी है। वो 10 रुपये बचे, वो 5 रुपये बचे, वो 2 रुपये बचे, वो लाख रुपया बचे, वो 10 लाख रुपया बचे, वो जितने भी पैसे बचेंगे वो सारी की सारी पेमेंट आप शेयर होल्डर्स को कर देंगे। इसके बाद आपने जारी बात है किसी को पेमेंट नहीं करनी। ये आपका प्रोसीजर सारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का। इसके बाद आपकी लाइबिलिटीज बचेंगी नहीं और आपकी लाइबिलिटी सारी पे ऑफ हो जाएगी। तो सर ये प्रोसीजर है कंपनी की लिक्विडेशन का और उसके अंदर पेमेंट करने का प्रोसीजर है। अब बेसिकली जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपसे वो डिमांड क्या करता है, वो आपसे कहता है जी प्रीपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। क्या आपने लिक्विडेटर की फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनानी है। यहां तक आप ये प्रोसीजर नोट कर लें, ये आपके सामने है, आप इस प्रोसीजर को देख सकते हैं। सीक्वेंस मैंने बना दिया है, इसी सीक्वेंस के मुताबिक आपकी पेमेंट होनी है। क्लियर? तो आप इस सीक्वेंस को नोट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट
जो आपसे वो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट करता है वो है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब वो कैसे बननी है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको आप देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटे कि आपने सबसे पहले इसका फॉर्मेट कुछ यूं होगा, फॉर्मेट आपने लाजमी फॉलो करना है वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है नेम ऑफ कंपनी, आपने कंपनी का नाम लिखना है। जो भी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, पेल है, पैकेजेस है, उसने सवाल में कंपनी का नाम बताया होगा आपको, तो आपने कंपनी का नेम लिख देना है। फिर आपने लिखना है सेकंड लाइन में लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और इसके नीचे आपने डेट लिखनी है, तो डेट में आप लिखेंगे एज ऑन और यहां पर डेट आ जाएगी। ये 3 लाइंस आपने इस तरीके से लिखनी है। फिर आपका जो फॉर्मेट होगा वो कुछ यूं है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका फॉर्मेट है। यहां आप लिखेंगे डिटेल, रुपीस, देन डिटेल और रुपीस। अगर सवाल में करेंसी रुपीस की बजाय डॉलर्स में है तो आप यहां रुपीस की बजाय डॉलर का साइन लगा देंगे। अगर पाउंड में है तो पाउंड का साइन आ जाएगा। जो भी करेंसी होगी वो यहां पर करेंसी मेंशन कर दी जाएगी। सबसे पहले ये डेबिट साइड है। यहां पर आपने क्या लिखना है कि अगर आपके पास कोई कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो आपने वो यहां पर मेंशन कर देना है, कैश इन हैंड। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई कैश एट बैंक पड़ा हुआ है, यानी आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, तो वो यहां पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, कि जो आपने एसेट सेल किए हैं वो आप यहां मेंशन कर देंगे। अब यहां मैंने लिखा है एसेट्स रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब एसेट्स को बेच देना। एसेट को बेचकर आपको जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो आपने सारे यहां पर एग्रीगेट करके लिखने हैं। मसलन जितने का प्लांट बेचा, जितने की मशीनरी बेची, जितने का फर्नीचर बेचा, जितने डेटर से पैसे कलेक्ट किए, जितने का स्टॉक सेल आउट किया, जितने भी एसेट आपने सेल किए हैं वहां से जो आपको पैसे इकट्ठे हुए हैं वो आपने यहां पर मेंशन कर देने एसेट्स रियलाइज्ड में। क्लियर? उसके बाद जो आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिए होते हैं, कर्जे लिए होते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी प्लेज करवाई होती है। जब लिक्विडेशन होती है तो आप पहले वो सिक्योरिटी भी सेल करते हो, तो अगर उस सिक्योरिटी को सेल करके आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो भी आप यहां मेंशन कर देंगे सिक्योरिटी रियलाइज्ड, वो भी आपकी यहां पर मेंशन हो जाएगी। अब ये सिक्योरिटी के अलावा के एसेट रियलाइज्ड यहां पर आ जाएंगे और सिक्योरिटी रियलाइज्ड यहां पर आ जाएंगे, और ये कैश इन हैंड और ये कैश एट बैंक है। तो ये आपके पास टोटल कैश अवेलेबल हो जाएगा। कैश इन हैंड इतना था, बैंक से आपने इतने पैसे उठाए, एसेट इतने के बेचे और सिक्योरिटी इतने की रियलाइज की। ये करने के बाद आपने यहां पर इसका टोटल कर लेना है कि आपके पास ये टोटल कैश अवेलेबल है, और यहां से फिर आपने पेमेंट्स करनी है 1 बाय 1। तो जो पेमेंट आप करते जाएंगे वो आप यहां लिखते चले जाएंगे। मसलन मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले आपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, तो यहां पर आप लिख देंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पेमेंट करने के बाद पैसे बचते हैं तो फिर आप लिख देंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अगर इनको पेमेंट करने के बाद पैसे बचते हैं तो फिर आप लिख देंगे लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का मुआवजा। अगर इसको पेमेंट करने के बाद पैसे बचते हैं तो फिर आपने मूव करना है जी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ। अगर इसको पेमेंट करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं तो फिर आपने पे करने हैं प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। और अगर इसको भी पेमेंट करने के बाद पैसे बच जाते हैं तो फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जहां पर पैसे खत्म वहां पर पेमेंट्स करना भी खत्म, और अगर इसको पेमेंट करने के बाद भी पैसे बच जाते हैं तो सारे के सारे पैसे आप शेयर होल्डर्स को दे देंगे और आपकी दोनों साइड बराबर होंगी, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि जहां पर ये कैश खत्म होगा वहां पर सवाल भी खत्म हो जाएगा। तो बेटे ये फॉर्मेट है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने का। नॉर्मली इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है, ये मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया है। इसमें उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस करेंगे
कि इसके क्वेश्चंस कौन कौन से आपने करने हैं। और पहला क्वेश्चन हम इंशाल्लाह इसका स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर की वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें इसके सुहेल अफजल की किताब के सारे सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।